स्कॉला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग प्रहार सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट की एक सीरीज कर रहे हैं। आज का जो ये वीडियो है उसका टॉपिक है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जो कि पॉलिटी का टॉपिक। तो आपको भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पढ़ना है, पूरी कहानी समझनी है, किस तरीके से राज्य गठित हुए और केंद्र शासित प्रदेश बने, उस सब व्यवस्था को एक ही वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक लिखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों का पुनर्गठन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन इसलिए लिया गया क्योंकि अभी आपकी जो सीरीज चल रही है उसमें 2 से 3 टॉपिक बचे हैं अनुच्छेद पे आने से पहले। एक तो उद्देशिका बची है, एक ये बचा है, और एक संविधान के विदेशी स्रोत बचे। तो आपको इस आगामी जो 2-3 वीडियो हैं उनमें ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग सीधे अनुच्छेद पर आकर अनुच्छेद को सही से समझेंगे। तो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएँ हैं आपको उस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्टोरी ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ, मतलब कि 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत की आज़ादी के साथ ही भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करने की मांग तेज हो गई। तो आज़ादी के साथ ही ये मांग तेज हो गई कि भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करेंगे। इसी के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, 27 नवंबर 1947, इस वक्त जो 27 नवंबर 1947 है, इस वक्त जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। वो इस वक्त संविधान सभा के अध्यक्ष हैं और यहीं से वो राष्ट्रपति बनेंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं इस वक्त। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए 27 नवंबर 1947 को जो कमेटी गठित हुई, उन्होंने इस कमेटी को ये काम सौंपा कि वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की विवेचना करे और ये चीज़ स्पष्ट करे कि क्या ये मांग सही है। इस कमेटी को हम लोग भाषाई प्रांत आयोग कहते हैं, भाषाई प्रांत आयोग। तो भाषाई प्रांत आयोग या लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, भाषाई प्रांत आयोग बोलते हैं, जिसकी स्थापना 27 नवंबर 1947 को हुई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 10 दिसंबर और 1948 को। इस रिपोर्ट में कहा इस कमेटी ने कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। इसके स्थान पर, भाषा के स्थान पर प्रशासनिक तो प्रशासनिक, भौगोलिक तो भौगोलिक, वित्तीय तो वित्तीय सुविधा के आधार पर आप जो है भाषा का मतलब राज्यों का पुनर्गठन करें, ना कि भाषा के आधार पर। यह बात भाषाई प्रांत आयोग ने कही, जो कि एस के धर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। एस के धर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। अब अगर कोई ये कहे कि इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकता है अभी शुरुआत में, तो आप ध्यान रखना, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन है, एस के धर हैं। ये कितने सदस्यीय है, तो आप लगाएंगे 4 सदस्यीय है। तो 4 सदस्यीय है ये आयोग, जिसको कहते हैं भाषाई प्रांत आयोग। काम क्या है, ये इस चीज़ की विवेचना करना कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाषा के आधार को छोड़कर प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय सुविधा के आधार पर आप जो है क्या करें, भाषा मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन करें। ये बात हुई 10 दिसंबर 1948 को। इसके बाद इस बात को लेकर के और धर जो आयोग की रिपोर्ट है, इस पर विवेचना करने के लिए कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी को कहते हैं फजल अली आयोग। ध्यान से समझिए, कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया जिसको कहते हैं जेवीपी आयोग। तो इसको भी मैं लिखता हूँ, देखिए, दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बनाई गई कांग्रेस की,
जो इस बात की विवेचना करेगी कि जो धर आयोग की रिपोर्ट आई है, धर रिपोर्ट जो आई है, उसकी विवेचना के लिए एक कमेटी बनाई गई JVP की। जे से मतलब है जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू। वी से मतलब है वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी से मतलब है पट्टाभी सीतारमैया, तो पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। इन तीनों ने मिलकर एक कमेटी का सृजन किया जिसका नाम है JVP आयोग। दिसंबर 1948 में इस आयोग का गठन किया गया। दिसंबर 1948 में इस आयोग का गठन किया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 में जब इस आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, JVP आयोग ने, तो उसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, माना नहीं गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। पूरे देश में जगह जगह ये मांग हो रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। कुछ स्थानों पर अत्यंत तीव्र मांग थी, जैसे कि मद्रास। मद्रास में क्या हुआ, मद्रास में जो नेता हैं पोट्टी श्री रमल्लू, पोट्टी श्री रमल्लू, श्री रमल्लू, रमल्लू, इन्होंने 56 दिन का अनशन शुरू कर दिया इस बात को लेकर के, और 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के साथ में सरकार और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये समझ गए कि अब इस मांग को बहुत दिन तक टाला नहीं जा सकता है। इसीलिए सरकार ने, या कह लीजिए कांग्रेस ने, भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन या राज्यों के निर्माण का क्रम शुरू किया और पहला प्रांत 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य घोषित किया अआंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट हु सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, जो कि भाषा के आधार पर जिसका गठन हुआ, भाषा के आधार पर जिसका गठन हुआ। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो कहानी यहाँ से मैं फिर बता दूँ, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मांग हुई, जिसके लिए 27 नवंबर 1947 को पहला आयोग बनाया गया, इसके धर आयोग, जो 4 सदस्यीय था, भाषाई प्रांत आयोग कहलाता है। 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भाषा के आधार पर राज्यों के जो गठन है उसको नकार कर प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय सुविधा के आधार पर इसको, जो राज्यों का गठन है इसके या नए राज्यों का निर्माण है, उसकी बात कही। इसके बाद इसी बात पर कांग्रेस ने JVP कमेटी बनाई, उसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को गलत बताया। मद्रास में पोट्टी श्री रमल्लू ने 56 दिन का अनशन शुरू किया। 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के साथ में ही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ तक। अब प्रश्न है कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए, इसके बाद ये हुआ कि भाषा के आधार पर पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश बन गया, और साथ साथ में अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बन गया, अन्य राज्य ये कहने लगे कि अब हमको भी अलग करो भाषा के आधार पर। तो अन्य राज्य जब ये बात कहने लगे कि भाषा के आधार पर हमको भी अलग करो, तब 1953 में एक आयोग का गठन किया सरकार ने, जिसे कहते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग जो था वो 3 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय है? तो 3 सदस्यीय है। 3 सदस्यीय आयोग है फजल अली। एक तो फजल अली हो गए, 2 अन्य सदस्य इसके जो थे वो KM पणिकर थे, और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, तो हृदयनाथ कुंजरू। तो एक थे KM पणिकर और एक थे हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की वो प्रस्तुत की 30 दिसंबर 1955 को। 30 दिसंबर 1955 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया। 1956 को बनाया गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया। और इस अधिनियम के पास होते ही इन्होंने क्या किया? 7वां संविधान संशोधन किया, और जो व्यवस्था थी आज़ादी के साथ में
राज्यों की का खा गा घा की, गा और घा की इस व्यवस्था को समाप्त कर कर इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 का है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इससे बनाए गए हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। फजल अली आयोग कितने सदस्य है? आप लगाएंगे 3 सदस्य। फजल अली इसके अध्यक्ष हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, और 2 और जो सदस्य हैं वह KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू हैं। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब यही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से कहानी वर्तमान तक, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तक कैसे पहुंचेगी, इसी को समझना है। समझिए, देखिए, ध्यान से समझिए। तो अभी तक हमारे पास जो है 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसके अनुसार? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार। अब यहीं से आपको बात को पूरा समझना है। देखिए, तो 14 हम ये लिख लेते हैं, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले हम आते हैं, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हैं 28 राज्य। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि भूतकाल से वर्तमान तक क्या प्रोसेस रही है, इसको आपको समझना है। सबसे पहले हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं कि 6 से 8 कैसे हुए। देखिए, समझिए ध्यान से। इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि 14वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन किया गया 1962 में, 1962 में, और पांडिचेरी को या पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इस तरीके से संख्या बढ़ गई, हो गई 7वां। 6 से कितनी हो गई? 7 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया पुदुचेरी को। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे समझिए, 31 अक्टूबर 2019 इन्होंने क्या किया? इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कैसे घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 239 का के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विधायिका के साथ, मतलब कि यहाँ विधानसभा रहेगी तो विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और लद्दाख को विधायिका के बिना, तो विधायिका के बिना या के बिना विधायिका के, विधानसभा लद्दाख में नहीं होगी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8 और ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए 9। इसको आपको ध्यान रखना है। पहले कितने थे? 6। 14वां संविधान संशोधन हुआ 62 में, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना, जो कि था 7वां। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? अनुच्छेद 239 का के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया? विधायिका के साथ में केंद्र शासित प्रदेश। और लद्दाख अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया बिना विधायिका के। इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब केंद्र शासित कितने प्रदेश हो गए? 9, परंतु वर्तमान में तो 8 हैं। ये 8 कैसे हैं ये समझिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 8 कैसे हो गए 9 से, ये समझिए। देखिए इन्होंने क्या किया? दादरा व नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे। दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश थे। 2019 में इसका विलय के लिए ये विधेयक लेके आए। ये विधेयक जो है वो 27 नवंबर और 2019 को लोकसभा से और 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पास हुआ। आगे चलकर इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 2020 को इन्होंने इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया। तो जब केंद्र शासित प्रदेश 2 एक हो गए तो संख्या 9 से घट के हो गई 8। इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास वर्तमान में जो 8 हैं वो इसी अनुसार है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आता है दादरा नगर हवेली दमन दीव को एक कब किया गया, तो आप लगाएंगे 26 जनवरी 2020। इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से वर्तमान में हमारे पास जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वे हैं 8। अब बात करते हैं राज्यों की कि 14 से 28 कैसे हुए। देखिए
14 से 28 राज्य ऐसे हुए कि 14वां राज्य 14 राज्य थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। फिर महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, तो गुजरात अलग हुआ 1960 में, 1960 में। उसके बाद नागालैंड अलग हुआ, नागालैंड अलग हुआ 1963 में। उसके बाद हरियाणा अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, हाँ तो हरियाणा अलग हुआ 1966 को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश अलग हुआ, हिमाचल अलग हुआ, हिमाचल प्रदेश अलग हुआ 1971 को, तो 1971 को। फिर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा अलग हुआ 1972 में। उसके बाद सिक्किम अलग हुआ 1975 में, तो सिक्किम कब अलग हुआ 1975 में। उसके बाद सिक्किम के बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये अलग हुआ 1987 में, तो 1987 में अलग हुआ। इसके बाद 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 और 2 जून 2014 कौन कौन अलग हुए। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को उत्तराखंड, तो उत्तराखंड। 15 नवंबर को झारखंड, तो झारखंड। और 2 जून को तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। अब जरा काउंटिंग कर लीजिए, ये 15वां राज्य, ये 16वां राज्य, ये 17वां राज्य, ये 18वां राज्य, ये 19वां राज्य, ये 20वां राज्य, ये 21वां राज्य, ये 22वां राज्य, ये 23वां, ये 24वां, ये 25वां, ये 26वां राज्य, ये 27वां, ये 28वां और ये 29वां। इस तरीके से भारत में 29 राज्य थे। जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बन गया तो राज्य एक कम हो गया, तो 29 से कितने हो गए राज्य, 28। तो इस तरीके से भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस कहानी को फिर से समझ लीजिए आप। शुरुआत आज़ादी के बाद से हुई। आज़ादी के बाद क्या हुआ, भाषा के आधार पर प्रांतों को अलग करने की बात कही गई। जब भाषा के आधार पर प्रांतों को अलग करने की बात कही गई तो उस वक्त संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक 4 सदस्यीय आयोग को गठित किया जिसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग, एस.के. धर की अध्यक्षता में। 27 नवंबर 1947 को इस आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। प्रशासनिक और भौगोलिक वित्तीय सुविधा के आधार पर इसको गठित करने की बात कही। कांग्रेस ने ज़्यादा विरोध देखकर अपनी कमेटी जेवीपी बनाई। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। परंतु इसके बावजूद भी जो है मद्रास में जब विरोध कुछ ज़्यादा ही हो गया और पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को, तब मजबूरन में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को अलग किया गया भाषा के आधार पर। उसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया 53 में। उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 30 दिसंबर 1955 को। उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1956 में। और 7वां संविधान संशोधन कर ABCD जितने भी राज्य थे उनकी व्यवस्था समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 6, वो कैसे हुए 8, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 14वां संविधान संशोधन 1962 पौंडीचेरी जो कि 3 राज्यों में फैला है। कौन कौन राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और इसके साथ में ये केंद्र शासित प्रदेश बना 7वां 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 का के अंतर्गत विधायिका के साथ, और दूसरा जो है लद्दाख 239 के अंतर्गत विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। संख्या हो गई 9। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक हो गए। इस तरीके से हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश बचे 8। राज्यों की बात अगर हम करें तो राज्यों में मैंने बताया कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत 14 राज्य थे। 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ तो कुल मिला के कितने राज्य हो गए, 15वां। 63 में नागालैंड, 71 में 66 में हरियाणा, 71 में हिमाचल, 72 में मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, 75 में सिक्किम, 87 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 2000 में, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 2000 में, 15 नवंबर को 2000 में अलग हुआ झारखंड, और 2 जून 2014 को जो अलग हुआ वो हुआ तेलंगाना। तो इस तरीके से भारत में 29 राज्य थे। जब 31 अक्टूबर 2019 को राज्य जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया तो संख्या एक कम हो गई, तो राज्य हो गए 28। इस तरीके से वर्तमान में भारत के पास 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8।
इस व्यवस्था को आपको याद रखना है। इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे कि फजल अली आयोग किस पर था, कब बना और कौन सदस्य थे, के एम पणिकर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना बनाकर ये पूरे टॉपिक को कवर किया गया है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, आप 2 से 3 बार भी इसको देखकर और समझ सकते हैं। आपको अब ये 2 टॉपिक अनुच्छेद से पहले आपके 2 टॉपिक और बचे हैं, एक है उद्देशिका और एक है संविधान के विदेशी स्रोत। इस पर भी अभी जल्द ही आपको वीडियो मिलेंगे और साथ साथ में इस प्रहार सीरीज में आपको मैथ, हिंदी, बायो और अन्य सब्जेक्ट के भी जो वीडियो हैं वो अन्य अध्यापकों के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। हेलो।